Good morning, student. Class 9th, chapter number 3 in history portion, Nazism and the rise of Hitler. We will discuss about in previous lecture after the First World War what happened in the Germany. Now, we will talk about the effect of the war. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि क्या हुआ जर्मनी के साथ वर्सलेस का ट्रीटी हुई थी. किसने की थी? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने, और बहुत सारी विंस कंट्रीज ने किसके अगेंस्ट की थी? जर्मनी के साथ की थी. कहाँ की थी? पेरिस के से 20 किलोमीटर दूर वर्सलेस की जगह पर, और एक ट्रेन में बैठकर ये ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था. उसे बहुत सारे सिचुएशंस और बहुत सारे पॉइंट्स पे उसके साइन लिए गए थे. और क्या क्या थे? वो 1 लाख आर्मी से ज़्यादा नहीं रख सकता. फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जितनी भी वेपन्स बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वेपन्स जो है बैंड है, वो यूज़ नहीं कर सकता. और उसके जो माइनिंग के कोल की जो माइनिंग थी, गोल्ड की थी, कोल की थी, आयरन की थी, वो सब जो है फ्रांस ले चुका था. आधी से ज़्यादा टर्चरी सेक्टर्स पे नेबरिंग कंट्री ने अपना ओवर कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया था. और $6 बिलियन जो है उस पर कंपनसेशन लगा दिया गया था कि वो इतना जो खर्चा हुआ है अलाइज पावर्स का, तो वो खर्चा जर्मनी देगा. तो इतनी सारी डिप्रेशन के बीच अब देखो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द वॉर. The war had a devastating impact on the entire continent, both the psychological and the financial. देखो इफेक्ट बहुत बुरी चीज़ होती है. इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली भी कंट्री टूटती है, साइकोलॉजिकली भी टूटती है, फिजिकोलॉजी भी टूटती है, यानी जान माल दोनों का नुकसान होता है. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. The republic carried the burden of the war, guilt, and national humiliations, and was financially crippled by being forced to pay compensation. एक तो इन पे ये भार हो गया कि भाई जितने जो कर्जदार थे, जो इनको देना थे, वो अब लेने वाले बन गए. और इन्होंने जिससे हेल्प मांगी, सबने हेल्प करने से मना कर दिया. बीमार रिपब्लिक बहुत प्रॉब्लम में थी. एक तो इनको कंपनसेशन चुकाना था, दूसरा जो पब्लिक थी, कंट्री की जो पब्लिक थी जर्मनी की, वो इनको काफ़ी पब्लिक इनके साथ नहीं खड़ी हो रही थी. उनको झेलना, उनके रिवॉल्ट को झेलना, यानी हर तरफ से बीमार रिपब्लिक एक चैलेंजेस जो थी वो फेस कर रही थी. दोज हु सपोर्टेड द बीमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स. तो वीमार को कौन सपोर्ट कर रहा था जर्मनी में? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स, क्रिश्चियन के जो बहुत ऊंची पोस्ट मानी जाती है, क्रिश्चियनिटी में जो ऊंची कास्ट मानी जाती है, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकम इजी टारगेट अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल. तो ये जो सपोर्टर्स थे वीमार रिपब्लिक के, उन लोगों के निशाने पे बहुत जल्दी आते थे, यानी जो टोन करना, उनके ऊपर थॉट, किसी अपनी थॉट को या अपनी बातों से घायल करते हैं हम किसी को भी, किसी के ऊपर भी कोई सा भी. भाई आप ऐसा नहीं कह सकते. तो जो कैथोलिक वीमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे, उनके ऊपर जो कंजर्वेटिव्स थे, वो कोई सा भी इल्ज़ाम लगा देते थे. तो बहुत आसानी से अटैक करते थे. क्यों करते थे? क्योंकि वो वीमार रिपब्लिक के सपोर्ट में, और ये जो थे कंजर्वेटिव्स, ये वीमार रिपब्लिक के सपोर्ट्स में नहीं थे. ये वीमार रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल कहते थे. और मैंने कल बताया था कि नवंबर क्रिमिनल क्यों कहते. दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. The mindset had a major impact on the political development of early 1930, as we will soon see. तो 1930 से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा गया है, जो आज तक हम हर जगह देख ही रहे हैं.
The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publishers laid great stress on the need of men to aggressive. देखो इसमें क्या है इस पैराग्राफ में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ वीमार रिपब्लिक ही चैलेंजेस फेस नहीं करती, वहाँ की जो जर्मनी की जो पब्लिक थी वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। फाइनेंशियली जर्मनी पूरी तरीके से लेट डाउन हो गया था, वहाँ पर खाने की शॉर्टेज हो गई थी, लोगों को सेटलमेंट की, अब जब फाइनेंस ही नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देगी, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई थी, लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, वहाँ पर लोगों के पास हेल्थ की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, लोग जीने के लिए सरवाइव कर रहे थे। साथ के साथ जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, मीडिया को भी जो था, अगर मीडिया वीमार रिपब्लिक के सपोर्ट में होती तो कंजर्वेटिव्स उनको जीने नहीं देते, और जो कंजर्वेटिव के सपोर्ट्स में वो कुछ लिखती तो वीमार रिपब्लिक से वो बुरी हो जाती, तो मीडिया भी जो थी वो बंद के रह गई थी। लेकिन फिर भी मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने दोनों की ही ना सुनते हुए जो सोल्जर्स थे उनके बारे में छापना शुरू किया कि है आपके इसमें लिखा हुआ है कि वो सबसे बुरी हालत में सोल्जर्स थे, ट्रेंच बनाते थे। एक जो सोल्जर्स जो हमेशा देखना आप बॉर्डर की साइड पे खाई की तरह खोदा जाता है, एक पतली सी गली होती है जिसको थोड़ा डीपली तक ड्रिल किया जाता है, उसमें वो सोल्जर्स खड़े रहते हैं ताकि जो सामने वाले का अटैक होता है ना तो वो उनके ऊपर नहीं हो पाता। तो वो एक ट्रेंच होती है, बिल्कुल लंबी सी पतली सी गली टाइप, लेकिन बहुत डीपली होती है, वहाँ सोल्जर्स प्रोटेक्ट रहते हैं। तो क्या था कि वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी डेड बॉडीज़ थी वो सब वहीं पड़ी हुई थी, और इसी सोल्जर्स ही थे जो उनको कहते हैं ना ठिकाने लगाना है सबको। तो इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि सोल्जर्स इतनी जर्मनी इतना एक्सपॉइल हो गया था कि सोल्जर्स 1 लाख से आर्मी से ज़्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते, तो भैया फाइनेंस ही तो होगा तभी तो सोल्जर्स बनाएंगे। सोल्जर्स की इतनी कमी पड़ गई थी कि जो डेड बॉडीज़ थी उनको चूहे खाने लग गए थे और उनको कोई उठाने वाला नहीं रहा था। सोल्जर्स सब या तो रिवोल्ट के लिए वीमार रिपब्लिक ने उनको सिटीज़ में बुला लिया था कि भाई ये जो रिवोल्ट हो रही है इनको देखो, पीसफुली एनवायरनमेंट बना के रखना है। तो उन सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज़ थी उनको बहुत बुरी हालात में थी वो। तो यानी कहा जा सकता है, आप लोग समझ सकते हो कि जर्मनी में कंडीशन क्या हो रही होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलाइज and economic crisis. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising, the separatist league on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia. देखो रशिया में रेवोल्यूशन देखा था ना, बॉल्शेविक पार्टी बन गई थी अलग से, तो इसी तरह क्या देखा, वीमार रिपब्लिक में कोइंसिडेंस हो गया कि वीमार रिपब्लिक के ही मेंबर्स ने अपनी एक अलग से एक लीग फॉर्म कर ली, एक अलग पार्टी बना ली जिसे सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर वर एस्टैब्लिश मैनी सिटीज। तो जो वर्कर थे, सोशलिस्ट वर्कर थे, जो बताया था ना आपको वीमार रिपब्लिक को कौन सपोर्ट कर रहा था, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक। तो जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपनी अलग से पार्टी फॉर्म कर ली थी। The political atmosphere in Berlin was charged with the trend of Soviet-style governance. The opposed to this such are socialists, Democrats, and Catholics met in Weimar to be democratic republic. The Weimar Republic crushed the rising with the help of war veterans. तो क्या देखा कि ये जो अलग से एक पार्टी जो फॉर्म हो गई सोवियत वर्कर्स की, अब ये जगह जगह जाकर वीमार रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, तो लोगों में गलत फहमी फैलाने लगी। ये जब वीमार रिपब्लिक को पता चला तो उसने वेटर्नर्स की हेल्प से, वेटर्नर्स मतलब जो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दिग्गज। अभी एग्जांपल दूं तो अमित शाह मास्टरमाइंड है पॉलिटिक्स का, तो
उनके ऐसे वेटरनर्स की हेल्प से इन्होंने इनकी जो रिवॉल्ट थी उसको शांत किया और ठंडा कर दिया। द एंग्यूज स्पैटिसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irrecognizable armies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved a radical solution. देखो बहुत सारी पार्टी फॉर्म में आने लग गई उसके बाद। फिर क्या किया, वीमार रिपब्लिक ने इन सारी पार्टीज को अपने ही पार्टी में इन्वॉल्व किया और कहते हैं ना भाई पोस्ट देने की लालच देके, तो ऐसी कुछ लालच देके इन सारी पार्टीज को मेजॉरिटी में बना लिया। Political radicalization was only heightened by the economic crisis 1923. Germany had fought the war largely on loans, had to a war repression in gold. These depleted gold reserve at the time source were scarce. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal. क्या हुआ, जर्मनी जो था वो अब कंपनसेशन देने के, देखो पहले तो बाहर के लिए लड़ रहा था वो कि कंपनसेशन देना है बीमार रिपब्लिक जर्मनी। अब इंटरनली वॉर चल रही है, अलग अलग सेपरेशन हो रही है, पार्टीज के अलग अलग हो रहे। अब वो कहाँ कहाँ जर्मनी अकेला बीमार रिपब्लिक गवर्नमेंट जर्मनी की कहाँ कहाँ लड़ेगी, इंटरनली लड़ेगी एक्सटर्नली लड़ेगी। तो क्या हुआ, एक टाइम आया 1923 में कि जर्मनी अपना कंपनसेशन देने में रिफ्यूज़ हो गया। तो फ्रांस ने क्या किया, उसकी जो कोल माइनिंग थी उसको ओवरटेक कर लिया कि भाई तुमने मुझे कंपनसेशन नहीं दिया ना, ठीक है अब ये मेरा हो गया। Germany realized with passive resistance and printed paper currency largely. With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. अब जर्मनी ने क्या सोचा, भाई ऐसा इनको पैसे ही तो देने हैं ना, चलो पेपर करेंसी जो है मेरी मार्क उसको छापता हूँ, बहुत सारी छाप देता हूँ, उसका उसको दे दूंगा, उसका उसको दे दूंगा, उसका उसको दे दूंगा। अच्छा आइडिया था ना? बिल्कुल खराब आइडिया था, हाँ मत कहो। क्यों? जैसे उसने बहुत सारी पेपर करेंसी छापी, उसका जो मार्क था, उसकी जो करेंसी थी ना मार्क, उसकी जो प्राइस थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। यानी क्या हुआ, अप्रैल में $1, एक अमेरिकन डॉलर जो थे 24,000 मार्क के बराबर थे, और जुलाई में देखो 3,53,000 मार्क जो थे 3,53,000 मार्क एक US डॉलर के बराबर थे। अगस्त में तो ये मत पूछो, आगे मत पढ़ो, देखो आगे तो पढ़ना ही मत कि मार्च दिसंबर तक क्या हो गया था। यानी कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीद के लाना है अमेरिका से, तो आपको बहुत सारे बैग भर के पैसे चाहिए, तब जाके एक ब्रेड का पैकेट आए। जर्मनी में कंडीशन ये हो गई थी पेपर करेंसी छपने के बाद कि सड़कों पे इसी तरह से करेंसी पड़ी हुई थी। जो बैगर थे ना, गरीब भिखारी, उनकी जेबों में भर भर के नोट ठूसे हुए थे। यानी पेपर करेंसी की वैल्यू ऐसी हो गई थी जैसे रद्दी। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों हुआ? तो अच्छी बात है ना, बेचारा अपनी वो देने के लिए, कर्जा देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, वो उसने तो बहुत अच्छा काम किया है, इससे तो उसने अपनी टेंशन दूर कर दी। तो बच्चा ऐसा नहीं होता। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मान लो इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में जितनी भी स्टेट है ना, सब ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम तो जो है अब जो गेहूं ही उगाएंगे, यानी अब हम वीट की क्रॉपिंग करेंगे। तो पूरी इंडिया में, पूरे स्टेट में वीट ही वीट की क्रॉप हो गई। अब बहुत अच्छी बात है, ये तो कहोगे अरे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, राइस कहाँ से लाओगे? मुझे पता है कुछ नालायक ये कहने वाले इंपोर्ट कर लेंगे, है ना, इंपोर्ट कर लेंगे। वेरी गुड। अब हमें सिर्फ वीट नहीं चाहिए, हमें राइस भी चाहिए, हमें पल्सेस भी चाहिए, हमें अदर ग्रेन्स भी चाहिए, हमें शुगर भी चाहिए।
लेकिन क्या हुआ है कि कंट्री में वीट ही वीट, पूरे ही हर जगह वीट ही वीट की क्रॉप हो गई। अब वीट की क्रॉप हो गई तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोडक्शन इतना सारा हो गया तो क्या हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं? भाई, मेरे पास भी गेहूं है, उसके पास भी गेहूं है, उसके पास भी वीट है, यानी हर जगह वीट ही वीट, सबके पास कंज्यूम करके स्टोर करके वीट ही वीट भरा है। मार्केट वैल्यू क्या होगी? कोई चीज़ कभी देखा होगा ना आपने, जब स्टार्टिंग में सर्दियों में मटर आते हैं, बहुत हाई कॉस्ट पे होते हैं, धीरे धीरे जब वो ज़्यादा आने लग जाते हैं तो वैल्यू खुद ब खुद डाउन हो जाती है। तो उसी तरह कि कोई भी चीज़ अगर होल कंट्री बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आज हम 20 रुपीज़ पर केजी वीट देखते हैं, ओके, बट उस टाइम पे जब सबके पास होगा तो वो 2 रुपीज़ केजी में भी नहीं बिकेगा। ऐसा हो जाएगा कि लोग गिफ्ट में देने लगेंगे एक दूसरे को, भाई तू 5 किलो गेहूँ तू एज अ गिफ्ट रख ले। होगा ना, वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्यों होगी? किसी को नहीं खरीदना, सबके पास है। हाँ, कुछ बिकेगा, वो भी क्यों बिकेगा? क्योंकि कुछ लोगों के पास नहीं है और प्रोडक्शन इतना है कि भाई मुझे भी बेचना है। तो वो सामने वाला कहेगा कि भाई तू मुझसे 10 में ले ले, लेकिन दूसरे को भी तो बेचना है। वो कहेगा भाई तू 10 में क्यों ले रहा, मैं तुझे 8 में ही दे देता हूँ, तू 8 में ले ले। तो इसी तरह करके तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी ना। कोई 6 में ही दे देगा, कोई 2 में ही दे देगा, भाई बेचना है। हुई ना मार्केट वैल्यू डाउन। क्यों? क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन, हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी प्राइस को डाउन कर देता है। अंडरस्टैंड? तो जितनी पेपर करेंसी छापी गई उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही डाउन हो गई। समझ में आया नहीं आया? तो एक टाइम ये हो गया कि जर्मनी की करेंसी की वैल्यू बिलियन मार्क लेकर जाओ तो एक यूएस डॉलर के बराबर था। तो अब आता है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 28। सो स्टेबिलिटी, जर्मनी में 24 से लेके 28 तक एक ईयर्स ऑफ डिप्रेशन आ गया। क्या आ गया? स्टेबिलिटी नज़र आ गई। येट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, ऐसा लगा जैसे जर्मनी एक सैंड के ढेर पे खड़ा है, हवा आएगी और गिर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्टेबल हो गया था। रुक गया जर्मनी पूरी तरीके से। क्या हुआ? जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखो, जब जर्मनी की हालत इतनी बुरी हो गई ना, मैंने कहा था अमेरिका का हमेशा से जर्मनी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहा है, क्योंकि वो भी समझता था कि भाई सबका नुकसान हुआ, जर्मनी का भी हुआ, तो उसके ऊपर इतना कंपनसेशन लगाना गलत है। लेकिन मेजॉरिटी के सामने वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था। अब क्या हुआ, जब जर्मनी की हालत बहुत बिगड़ गई ना उसकी करेंसी को लेके, तो अमेरिका ने उसको बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कराए, शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी बहुत शॉर्ट लोन्स दिए, शॉर्ट टर्म पे दिए, यानी बहुत जल्दी जल्दी चुकाने वाले लोन्स। तो एक अपने आप में लोन लेना, तो इतनी बुरी हालत में अगर कोई आगे आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। सेम कंडीशन के क्या हुआ, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कैसे आया? भाई ठीक है, करेंसी फेल हो गई, फिर लोन मिल गया, लोन के बाद जर्मनी धीरे धीरे उठने लगा, कंपनसेशन देने लगा, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी जर्मनी के अंदर। जर्मन के जो बीमार रिपब्लिक थी वो भी थोड़ी बहुत हैप्पी हुई कि भाई चलो कुछ ही सही, 2% 5% सही, हम खड़े तो हैं। अब क्या हुआ भाई, जर्मनी के तो वाकई में बहुत बुरे दिन चल रहे थे। अब देखो क्या होगा। जो अमेरिका से इसने, जो यूएसए से इसने शॉर्ट टर्म लोन ले रखे थे ना, अमेरिका ने इसको वापस मांग लिए। पता है क्यों?
देखो पढ़ो, मैं नहीं कह रही, बुक कह रही है। Largely from the US, this support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. On one single day, 24 October, 13 million shares were sold. This was start the Great Economic Depression over the next 3 years. Between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, export fell, farmers were badly hit of his रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे एक सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, आज भी है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, शेयर खरीद के। ठीक है, ये तो सब जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो हुआ क्या कि जो बड़े बड़े शेयर मार्केट का ही पैसा ऑब्वियस है लोन के थ्रू दिया जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनकी मनी यूएस ने जर्मनी को दे दी थी शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर। अब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को तो क्या हुआ कि जब पता चला उधर के शेयर होल्डर्स को कि अमेरिका ने तो जर्मनी को लोन दे दिया और जर्मनी की तो वैसे भी हालत बहुत ख़राब है, वो लोन कहाँ से चुकाएगा? भाई हमारा तो पैसा डूब जाएगा। अब भैया ऐसा है, पैसे निकालो अपने अपने शेयर मार्केट में से। तो शेयर मार्केट में लोगों में एक रूमर फैल गया, एक अफवाह फैली कि हमारा पैसा डूबने वाला है, तो हमारे पैसे शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं। तो सब लोग धीरे धीरे करते करते अपना पैसा शेयर मार्केट से वापस निकालने लगे। और एक टाइम ऐसा आया, कब? 24 अक्टूबर 1929 को, कि 13 मिलियन जो शेयर थे वो हाथों हाथ बिक गए। यानी इतना सारा पैसा एक साथ शेयर मार्केट से उठा लिया गया। तो क्या हुआ भैया, शेयर मार्केट में पैसे वापस देने तो अमेरिका कहाँ बोलेगा? भाई अमेरिका जर्मनी से कहेगा भाई जर्मनी देख, मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। जर्मनी से वापस लोन को ले लिया गया और धीरे धीरे करके शेयर मार्केट से पूरा पैसा ख़त्म हो गया। जर्मनी की खुद की अपनी जो करेंसी रेट थी वो वर्ल्ड में आधी हो गई। वहाँ पर फैक्ट्री शट डाउन हो गई और वर्कर्स, फैक्ट्री बंद हो गई, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गई। यानी जर्मनी के साथ साथ अमेरिका भी इस ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में शामिल हो गया। जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हो गए, पैसा नहीं, लोन नहीं मिला, कंपनसेशन देना है, इधर से रिवॉल्ट कर रही है जनता। यानी एक ईयर ऑफ डिप्रेशन था जो आगे 3 साल तक चला था, 1929 से लेके 32 तक चला था ये। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। बाय 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 लेवल। 1932 के आते आते जो जर्मनी में फैक्ट्री प्रोडक्शंस थे वो बिल्कुल आधे हो गए थे, 40% के ही रह गए थे। वर्कर लॉस देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेजेस। देखो शट डाउन हो जाएंगे तो ऑब्वियस है अनएम्प्लॉयड हो ही जाएगा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच इन अनप्रेसिडेंट ऑफ 6 मिलियंस जो थे एक साथ बेरोजगार हो गए। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विथ प्लेकार्ड अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। और क्या था कि जो वर्कर्स थे वो सड़क किनारों पर कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे थे और जो वर्कर्स, कुछ वर्कर्स थे वो
लोगों से काम मांग रहे थे कि भाई कुछ भी काम दे दो, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, वी डू वर्क एनीथिंग. Unemployed youth play cards to simply set street corner or desperately quit up at the local employment exchange. As job despart the youth to criminal activities and total despair become commonplace. तो जो यंगस्टर्स थे जिनको अब जॉब करनी थी लेकिन जॉब नहीं मिली, लेकिन अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्राइम का सपोर्ट करने लगे, ये क्राइम की तरफ चले गए, क्रिमिनल बन गए. The economic crisis created deep anxieties and fear of people. लोगों के दिलों में बहुत बुरा डर बैठ गया कि क्या होगा अब हमारा. The middle class, especially salaried, employed and pensioners, saw their saving damaged when the currency lost its value. अब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे सबसे ज़्यादा डर उनमें बैठ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल क्लास पीपल किस तरह सेविंग करता है, धीरे 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 वो सेविंग करता रहता है. तो मिडिल क्लास को ये डर हो गया कि भाई हमारी जो सेविंग है उसका क्या, क्योंकि जर्मनी की जो करेंसी है उसकी तो बिल्कुल वैल्यू डाउन हो गई, यानी हमारी जो सेविंग है वो तो ज़ीरो हो गई. स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइंड. जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो उनके लिए तो बिजनेस एक तरह से ख़त्म हो गया. द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ filled with the fear of proletarianization and anxiety to being reduced the rank of the working class. The unemployed. Only organized worker could manage to keep their head above water, but unemployed boy weakened their bargaining power. Big businessman was in crisis. The large mass. यानी इसमें ये लिखा है कि लोग जो थे, मिडिल क्लास हो, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, हर कोई सफ़र कर रहा था अपने लाइफ के लिए, इवन अपनी सेविंग्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए. वीमार रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल. द वीमार constitutions had some inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. These made achieving a majority by any party a near impossible task, leading to a rule by coalition. Another defeat was Article 48, which gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. Within this short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on average 239 days under liberal use of Article 48. Yet this crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliament system, which seemed to offer no solution. देखो, जर्मनी की हालत तो ऐसे भी फाइनेंशियली बहुत ख़राब थी. यहाँ पर क्या देखते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं तो वीमार रिपब्लिक, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कहीं डिक्टेटरशिप ना कर दे. और क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक आर्टिकल 48 था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर जर्मनी के ऊपर कभी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करती है जर्मनी, तो हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट पावर लागू कर दिया जाएगा. यानी जो प्रेसिडेंट है वो सारे राइट्स पब्लिक के छीन लेगा और उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा. तो ये चीज़ जो थी लोगों को अलग तरीके से दूसरे पार्टीज़ ने भड़का दिया कि इससे तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तुम समझो. तो धीरे धीरे लोगों का वीमार रिपब्लिक पे से ना ट्रस्ट हटने लग गया. और ये एक और पॉलिटिकल क्राइसिस था जो जर्मनी फेस करने लगी. वीमार रिपब्लिक जो थी, धीरे धीरे भरोसा लोगों का वीमार रिपब्लिक पे से हट गया और एक बहुत बड़ा जो सिस्टम था वो सामने आएगा. और वो क्या होगा, वो होगा हिटलर राइज टू पावर. ओके, आज के लिए इतना ही. कल से स्टार्ट करेंगे हिटलर की बायोग्राफी. थैंक यू.